ओके, स्टार्टिंग विद ESD एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ जिसके लिए सब्जेक्ट न्यू है। अब ESD में टोटल अपने 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी में 1 चैप्टर है, पार्ट सी में 2 चैप्टर्स है। पार्ट बी का जो आपका कंटेंट है दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स और जो पार्ट सी का कंटेंट है दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स। और आपका जो पार्ट ए है जो कि लेंथीएस्ट पार्ट है जहाँ पे 17 चैप्टर्स है, तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट इज़ ऑफ 65 मार्क्स। ESG का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि एक कंपनी या एंटिटी है उसकी एनवायरमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय CSR एंड सो ऑन, एंड कंपनी कैसे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है बाय द वे ऑफ गवर्नेंस। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा, सबसे पहले हम पार्ट बी कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट सी कंप्लीट करेंगे एंड देन वील मूव टू 17 चैप्टर्स दैट इज पार्ट ए। पार्ट बी में अपन ने स्टार्ट किया है, जो आपके हाथ में अभी नोट्स है दैट इज ऑफ पार्ट बी एंड सी। तो टोटल आपके पास जितने भी पेजेस के नोट्स हैं दैट इज ऑफ 35 मार्क्स। अभी हमने पार्ट बी स्टार्ट किया है विद द चैप्टर नेम एज रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का जो हमने 2 दिन में पढ़ा है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी जिससे आपके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस हैम्पर हो सकता है, जहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, दैट अनसर्टेनिटी इज नोन एज रिस्क। उसी रिस्क को मैनेज करने का काम, उसको अंडरस्टैंड करने का काम, एनालाइज करना, असेसमेंट करना, इवैल्यूएट करना और लास्ट में प्रॉपर प्रोसीजर लेना कि जिससे वो रिस्क लिमिटेड लेवल के अंदर आ जाए, उसको ही बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं, कौन कौन से? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, असेसमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ रिस्क। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, फिर हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई करते हैं रिस्क को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्राइटेरियाज एंड कैटेगरी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट का, और जो भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन का फाइनल आउटपुट है वो किसके लिए इनपुट बनता है? मैनेजमेंट के लिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? रिस्क एनालिसिस के लिए इनपुट बनता है आइडेंटिफिकेशन का जो भी आउटपुट है। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले अपने को क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन वाला पहला पॉइंट है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है। आइडेंटिफिकेशन का क्या पहला पॉइंट है? आपको प्रॉपर सिस्टम या प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है, उसके बाद आपको डेटा या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर टूल्स और टेक्निक यूज करके रिस्क को फाइंड आउट करोगे, जो रिस्क फाइंड आउट किया है उसको डॉक्यूमेंट करोगे रिस्क को, और एक और डॉक्यूमेंट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को भी लिखोगे, और लास्ट में हमारा प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं उसके लिए इवैल्यूएशन या असेसमेंट करेंगे। इधर अपना आइडेंटिफिकेशन फिनिश होता है। देन आता है रिस्क एनालिसिस। इसमें 2 स्टेप्स हैं। एनालिसिस का मतलब सबसे पहले होता है कि आपने रिस्क मोटा मोटी आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हमें ये पता करना है कि रिस्क के रूट कॉजेस क्या है, कि रिस्क हुआ किस वजह से है और रिस्क कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, और रिस्क को हम एक वैल्यू देते हैं। एनालिसिस में 2 स्टेप्स हैं, कौन कौन से? आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स और उसके बाद एस्टिमेट द रिस्क। हाँ, क्या नहीं, ये तो जो हेड पॉइंट्स है, स्टेप्स हैं, स्टेप्स के साथ वर्ड्स में छेड़छाड़ नहीं चलेगी। स्टेप्स हैं, इधर मैं बार बार रिकॉल क्यों करवा रही हूँ, 20 मार्क्स का चैप्टर है। स्टेप्स है एज इट इज लिखोगे तो आपको अंदर का कंटेंट तो अपने को पता है क्या लिखना है। ESD मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि कंटेंट इज वेरी इजी, बट अपने को कुछ हेड पॉइंट्स या फिर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लेके चलने पड़ेंगे जिससे अपने को मार्क्स मिलेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अलग, ESD की अलग। तो इधर पहला यही है, आप बार बार रिपीटेड रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और पूरा वर्ड टू वर्ड इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ चलेगा, बट अपने इनिशियल लेवल पे है तो अपने ट्राई तो कर सकते हैं ना अभी वर्ड टू वर्ड के रिलेटेड आइडेंटिफाई करना थ्रेट। मैं वर्ड टू वर्ड कंटेंट नहीं कह रही, मैं वर्ड टू वर्ड क्या बोल रही हूँ, यू आर गेटिंग हेडिंग में एटलीस्ट कीवर्ड्स आने चाहिए कि आप थ्रेट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब थ्रेट अलग अलग लेवल से हो सकते हैं, 3 4 5 एग्जाम्पल्स लिख दो। ह्यूमन थ्रेट हो गया, इलनेस हो गया, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजिकल थ्रेट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर। थ्रेट के बाद आप थ्रेट को वैल्यू दोगे, दैट इज एस्टिमेट द वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, इवेंट प्रोबेबिलिटी इनटू कॉस्ट ऑफ इवेंट, कि ये थ्रेट होने वाला है उसकी कितने % प्रोबेबिलिटी है, इनटू अगर थ्रेट हो गया, मटीरियलाइज हो गया तो हमें कितना फटका लगेगा। तो ये आ गया रिस्क वैल्यू। सेकेंड स्टेप अपना कंप्लीट। थर्ड आता है रिस्क का एनालिसिस। कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट इज नथिंग बट इवैल्यूएशन। हम इधर फाइंड आउट करते हैं कि हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है। एपेटाइट मतलब हाँ, रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी, आपकी एपेटाइट कितनी है। फिर हम रिस्क को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज। लाइक्हुड और इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम रिस्क को प्रायोरिटी में रखते हैं कि पहले किसको सॉल्व करना है, बाद में किसको सॉल्व करना है। इसके स्टेप्स क्या है, पहले क्लासिफाई करना, देख लो भले चलेगा। हाँ, सबसे पहले आपको असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स डेवलप करना है। स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद हमने क्या किया, रिस्क को असेस किया। असेसमेंट करने के रिलेटेड क्वालिटेटिव आ गया, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट आ गया। उसके बाद हाँ, रिस्क इंटरैक्शन, कि एक रिस्क आइसोलेशन में कभी काम नहीं करता, 2 रिस्क मिलके क्या इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं, दैट इज इंटरैक्शन। फिर लास्ट नेक्स्ट हाँ, प्रायोरिटाइज करना रिस्क को कि कौन सा हमें पहले टैकल करना है, कौन सा बाद में। फिर सेकेंड लास्ट रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क। हाँ, हैंडलिंग बोल सकते हो, रिस्पॉन्डिंग बोल सकते हो, वन एंड अ सेम थिंग। एंड लास्ट क्या आता है कि आपका जो प्रोसेस है पूरा असेसमेंट का, वो कितना इफेक्टिव है या नहीं, वो अपने को देखना है। ओके, 2 टाइप के रिस्क होते हैं, इनहेरेंट एंड रेजिडुअल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इनहेरेंट मतलब मैनेजमेंट उस पे एक्शन नहीं लिया, उसको क्लासिफाई नहीं किया, वैसा रिस्क आता है। हाँ, इनहेरेंट रिस्क मतलब आज मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रहा उस रिस्क के प्रति, तो हमें कितना रिस्क है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके 100 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 50 निकलने वाले हैं, अपने को पता है। मैनेजमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठा है, वो 50 चले जाएंगे, अपने को दिख रहा है, तो वो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी अपने को रिस्क कितना है कि 50 एम्प्लॉय चले जाएंगे, तो दैट इज इनहेरेंट रिस्क। अब इधर मैनेजमेंट ने क्या किया, 1-to-1 टॉक से नेगोशिएशन किया, जिसको इस स्टेप को फॉलो करने के बाद सिर्फ 20 एम्प्लॉय जा रहे हैं। तो अब जब हमने रिस्क को मैनेज कर लिया, फिर रिस्क कितना बच गया, 20 एम्प्लॉयज के जाने का। तो आपने जब प्रोसेस लगा लिया, फिर जो रिस्क बचा है दैट इज नोन एज रेसिडुअल रिस्क। तो इनहेरेंट रेसिडुअल रिस्क फिनिश होता है। एंड फोर्थ प्रोसेस आता है रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज हैंडलिंग ऑफ रिस्क। आप रिस्क अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो। पहला, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, दीज आर ऑल्टरनेटिव्स, कुछ भी कर सकते हो आप। या तो रिस्की प्रोजेक्ट को अवॉइड ही कर दो, वैसा काम ही अपने को नहीं करना जहाँ पे रिस्क है। सेकंड, रिस्क को ट्रांसफर कर दो, अलाउड है। इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट वाले प्रोसेस में लिखा हुआ है, वेट आई लेट यू नो द पेज एग्जैक्टली। पेज नंबर 4 जहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ना, वहाँ पे 3rd पैराग्राफ, दैट इट इज क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई द रिस्क इनहेरेंट, रेसिडुअल और बोथ व्हाइल इवैल्यूएटिंग। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया ना, द रिस्क इन एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी दैट माइट चेंज द लाइकहुड और सीवियरिटी। इसको लिखना इनहेरेंट, इधर लिखा हुआ नहीं है, यू हैव टू राइट इट डाउन। जो मैंने लाइन रीड की है अभी, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। उसके बाद बोला गया जो रिस्क बच जाता है दैट इज रेसिडुअल वन। ओके, वी वर ऑन द मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क। पहला आप लोग बोल रहे थे दैट वाज ट्रांसफर कर देना, आप इंश्योरेंस ले लो तो रिस्क ट्रांसफर हो गया, आउटसोर्सिंग कर दो अपना काम तो रिस्क ट्रांसफर हो गया, टॉर्ट से भी रिस्क ट्रांसफर होता है, कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस। और क्या हुआ, एक मिनट, ओके मैं आपको डिलीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हैंडलिंग ऑफ रिस्क, पेज नंबर 6, ठीक है।
इसमें ना पेज नंबर 6 में ये जो 4 टाइप बताए गए रिस्क ट्रांसफर, क्या रिस्क हैंडलिंग का सबसे पहले मतलब है रिस्क पता चल गया, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो उसमें अलग अलग टाइप्स है। ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रिस्क ट्रांसफर, इसी को पॉइंट को हम डिटेल में देख रहे थे। आपको अगर रिस्क है कि ठीक है कार का लॉस हो सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस। तो अगर मान लो लॉस हो भी जाता है तो हमने अपना रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी। हमें पता है कि हम मान लो हम मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, हमसे अच्छी बैटरीज नहीं बन रही, अपने को पता है कि बैटरीज का काम रिस्की है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द क्वालिटी, हमने बैटरी का काम आउटसोर्स कर दिया, तो दैट इज व्हाट, रिस्क ट्रांसफर कर दिया। फिर कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस, मतलब हमने 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्क की लाइबिलिटी सेकेंड पर्सन पे डाल दी, तो दैट इज ट्रांसफरिंग द रिस्क। और आता है पहला अवॉइडिंग, हमने देख लिया कि ऑल टुगेदर आप रिस्की प्रोजेक्ट अवॉइड कर दो। सेकेंड आपका रिस्क के रिलेटेड है दैट इज रिटेंशन या अब्जॉर्प्शन। अपने को पता है रिस्क होना ही है, तो बेटर है कि हम उसको अब्जॉर्ब कर लें, मान लें कि रिस्क होगा। अब रिटेंशन में 2 केसेस हैं, एक है एक्टिव रिस्क रिटेंशन और दूसरा है पैसिव रिस्क रिटेंशन। हम रिटेंशन करते क्यों हैं, जब हमें ये पता है कि बाकी सारे मेथड्स महंगे पड़ेंगे, बेटर है कि रिस्क हम अपने आप ही अब्जॉर्ब कर लें। अब सपोज एग्जांपल दिया था कल मैंने कि अगर आपको पता है कि चोरी महीने में जस्ट 5,000 की होती है और अपने थेफ्ट इंश्योरेंस लेंगे तो अपने को 15,000 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि 5,000 की चोरी होने दें। तो ये हमने अगर सोच समझ के डिसीजन लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव रिस्क रिटेंशन। और अपने को मान लो पता ही नहीं था कि चोरी हो रही है, हुए ही जा रही है, तो दैट इज पैसिव रिस्क रिटेंशन। बिना सोचे समझे फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क अब्सॉर्ब कर रही है। आर वी क्लियर हियर, टेल हियर। ओके, रिपीट करती हूँ, ठीक है। रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या होता है, आप अपना रिस्क जिसकी प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो और जो भी रिस्क है वो बेयर कर रहे हो। अब सपोज इसके लिए जो एग्जांपल मैंने दिया था दैट वाज लाइक कि आपको पता है आपकी जो शॉप है वहाँ पे हर महीने 5,000 का थेफ्ट होता है और अपने पास इस थेफ्ट को रोकने के लिए क्या ऑप्शन है, इंश्योरेंस का। और आपको पता है थेफ्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। आप क्या ऑप्शन चूज करोगे आज, 5,000 की चोरी होने दो, लेट इट बी, ये चोरी ठीक है, हम 15,000 का प्रीमियम आज पे नहीं करते। तो ये जो 5,000 की चोरी है, आपने रिस्क लिया है और आपने ये रिस्क को क्या किया है, अब्जॉर्ब किया है, मतलब सामने से ही आपने ये रिस्क लिया है और उसको आप हैंडल करो कि ठीक है लेट इट बी, हो रहा है तो होने दो, अलाउ करते हैं हम इतना। अब आपने ये डिसीजन ले लिया, ये सोच समझ के डिसीजन लिया दोनों को कंपेयर करके, तो जहाँ पे हमारा माइंड चला और हमने कंपेयर किया, तो हम जो रिस्क अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो सोच समझ के अगर करते हैं तो उसको बोला जाता है एक्टिव रिस्क रिटेंशन। और बाई चांस आपको पता ही नहीं था कि 5,000 की चोरी हो रही थी, फिर भी क्या चोरी रुकती या होती ही रहती, होती रहती, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्क रिटेंशन हो रहा था, लेकिन हमने कोई सोच समझ के कदम नहीं उठाया था इसके रिलेटेड, तो इसको बोला जाएगा पैसिव रिस्क रिटेंशन। एक बार लैंग्वेज रीड कर लो आप दोनों, एक्टिव और पैसिव। आज मोर और लेस आप लोगों की स्टार्टिंग की इनिशियल रिवीजन क्लास है। और मुझे रिस्क अवॉइडेंस वाले में कोई एग्जांपल? रिस्क अवॉइडेंस वाले में अगर अपने को पता है, मान लो एक प्रोजेक्ट है, आप हाईवे का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एंड आप हिली एरिया में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि 80% चांसेस हैं कि वो हाईवे ढहेगा, तो बेटर है कि हम वो प्रोजेक्ट लेते ही नहीं हैं, तो हमने ऑल टुगेदर रिस्क अवॉइड कर लिया। जैसे स्टॉक मार्केट अभी डिप्रिशिएट हो रहा है, हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो हमें लग रहा है स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बेटर है एफडी में पैसे डाल दो, तो हमने स्टॉक मार्केट का रिस्क क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। दोज आर रिस्क अवॉइडेंस। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन मतलब आप प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेसेस बनाओ जिससे जो भी रिस्क हमें दिख रहा है उसको हम कम से कम कर सकें, रिस्क रिडक्शन। जैसे अगर आपको पता है कि आपका मैनेजर जाने वाला है क्योंकि आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, बेटर ऑप्शन क्या है, हम उससे नेगोशिएट करके सैलरी बढ़ा दें, तो हमने अपना रिस्क क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया कि वो फ्यूचर में नहीं जाएगा। तो रिस्क रिडक्शन इज नथिंग बट जब आप रिस्क मैनेजमेंट का प्लान पूरा लगाओगे
तो अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क कम हो जाए, तो वही अल्टीमेटली विद प्लानिंग होना इज रिडक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्क मिटिगेशन। इधर क्या हो रहा है, जो हैंडलिंग ऑफ द रिस्क है दैट इज ऑल्सो मिटिगेशन। बस अपनी मॉड्यूल में दो टॉपिक की अलग अलग हेडिंग दी गई है। रिस्क मिटिगेशन में स्टार्टिंग में मैंने खाली हेड पॉइंट्स लिखे हैं, इफ यू कैन नोटिस, ट्रांसफर, रिटेंशन, रिड्यूस, अवॉइड। क्या ये सेम है जो हमने पढ़े थे अभी? ओके, ये सेम है। बाकी जो 2-3 डिफरेंट पॉइंट थे वो मैंने ऐड ऑन किए। तो कहीं भी अगर हैंडलिंग ऑफ द रिस्क आए या रिस्क मिटिगेशन आए, आप सेम कंटेंट लिख सकते हो। इसमें पहला आता है कंबाइनिंग द रिस्क, मतलब अपने को पता है कि 2-4 चीज़ें ऑलरेडी रिस्की हैं, तो बेटर है ऐसा ऑप्शन चूज करना जहाँ पे हम रिस्क को कंबाइन कर सकें। जैसे अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स आपने खरीदे, उसका अलग रिस्क कि हर साल ज़रूरी नहीं है शेयर प्राइस बढ़े ही, कभी भी घट सकते हैं। डिविडेंड हर साल ज़रूरी नहीं है हमें मिले ही। लेकिन अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया तो उसके अलग रिस्क होते हैं। क्या रिस्क होते हैं डेट में इन्वेस्ट करने के? हाँ, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड मिलता है, इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं बढ़ता। अगर 10% मिल रहा है तो उतना ही मिलेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन इधर बेनिफिट क्या है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा, कंपनी वापस रिटर्न कर देगी पैसा। तो 2 रिस्की प्रोजेक्ट में आप इधर क्या करते हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। 10,000 इन्वेस्ट करने हैं तो 10,000 ना तो इक्विटी में इन्वेस्ट किए ना ही डेट में, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपने इन्वेस्ट किए, तो दैट इज कंबाइनिंग द रिस्क। फिर नेक्स्ट है शेयरिंग द रिस्क। शेयरिंग द रिस्क में ऐसा होता है कि आप थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जहाँ पे आप रिस्क का रेशियो डिवाइड कर लेते हो। मेरा चल 70% रिस्क है, तेरा 30% रिस्क है। ऐसा हो शेयरिंग द रिस्क में काफ़ी टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा रिस्क कवर नहीं देती। अगर इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम आपको सिर्फ 80% रिस्क कवर प्रोवाइड करेंगे, तो 20% रिस्क तो हमें खुद लेना पड़ेगा ना। तो हम अपना 100% रिस्क का एटलीस्ट शेयर कर रहे हैं, 80 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और 20 हम पे करेंगे। नेक्स्ट आता है हेजिंग द रिस्क। हेजिंग द रिस्क मतलब आपने एक रिस्की डिसीजन ऑलरेडी लेके रखा है, उस रिस्की डिसीजन में रिस्क को कम करने के लिए आप कोई दूसरा डिसीजन ले रहे हो, जहां पे आप रिस्क को कैलकुलेट या फिर कम करके एकदम लिमिट में लाना चाहते हो, उसको बोला जाता है हेजिंग ऑफ द रिस्क। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है, सपोज टीसीएस को अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसको डॉलर्स मिल रहे होंगे अर्निंग पे, और इंडिया में ये जो एम्प्लॉयज़ को पे करती है वो किस अमाउंट में पे करती है, रुपीज़ में। तो टीसीएस को हमेशा ही ये डर लगा रहेगा कि आज डॉलर्स ठीक है, आज डॉलर्स स्ट्रॉन्गर टर्म पे है, कल अगर रुपीज़ स्ट्रॉन्गर टर्म पे हो गए तो क्या हमें ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए। सपोज ऐसा है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। टीसीएस को डर है कि $1 इज इक्वल टू समवेयर, अगर ऐसा हो गया कि $1 इज इक्वल टू समवेयर 70 रुपीज़ हो गया, तो क्या हो गया, हमारा रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर मान लो ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे करते हैं रुपीज़ में, दैट इज़ मान लो 70,000 रुपीज़ अगर सैलरी पे कर रहे हैं, तो अभी इनको कितने डॉलर कन्वर्ट करवाने पड़ रहे हैं? इस केस में अगर इनको $1,000 कन्वर्ट करवाने पड़ रहे हैं तब ये 70,000 पे कर पाएंगे। अगर ये 70 रुपीज़ की जगह ऐसा हो जाए कि $1 इज इक्वल टू जस्ट 50 रुपीज़ हो जाए, तो इनको और डॉलर कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे या नहीं? आर वी गेटिंग इट? इधर एग्जाम्पल समझ आ रहा है या नहीं? ओके, तो इधर क्या हो रहा है कि आपको और डॉलर देने पड़ेंगे उतने ही रुपए लेने के लिए, तो इनको हमेशा ये फ्लक्चुएशन का रिस्क रहेगा। तो आज ही ये बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं आपको कभी भी डॉलर सेल करूंगा तो आप मुझे 70 की ही रेट लगाना, उससे कम रेट मत लगाना। तो हमने एक रिस्क को मैनेज करने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, जहाँ पे हमने अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लिया। आर वी क्लियर? दैट इज हेजिंग ऑफ द रिस्क। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। यहाँ पे फिनिश होता है प्रोसेस। अब हम देख रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। प्रोसेस के बाद सबसे पहले आता है अपना फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। फ्रॉड का मतलब क्या होता है?
misrepresentation of any information which I have doing something wrong. अच्छा, पहले तो फ्रॉड क्या होता है? एक डेलिबरेट एक्शन, जानबूझ के किया हुआ काम, और आपका इंटेंशन क्या है? विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पर्सन, और आप कुछ भी कर सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, इट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटी जहाँ पे आपका मोटिव क्या है? रॉन्गफुल गेन खुद को होना या दूसरे को लॉस होना, दैट इज नोन एज फ्रॉड। अब फ्रॉड कंपनीज के केस में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपका इंटरनल मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर दे, आपका इंटरनल मैनेजर जो अकाउंट्स है साइफनिंग ऑफ फंड कर दे, पैसे घुमा दे, या फिर फेक इनवॉइसिंग कर दे, या फिर बाहर के लोग भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने को फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रॉड रिस्क तो क्लियर है। अब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट आप फ्रॉड के रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एसेस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, और लास्ट में हैंडल कर रहे हो। तो इधर स्टेप्स बोले गए हैं, दैट इज नीड ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अपने को इधर से ही स्टार्ट करना था ना? हाँ, नीड से। ओके, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की नीड, या फिर इधर ये टॉपिक आता है बेनिफिट्स। पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है बट इधर टाइपिंग एरर है, इसको पॉइंटर्स में होना चाहिए था। तो जैसे जैसे मैं आई विल टेल यू द लाइंस की कौन कौन सी लाइंस इन पॉइंटर्स फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग वील रीड। अगर ये रिकॉर्डिंग बंद हो या कभी भी इस माइक में ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वापस लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ, और ये काम बहुत बार हुआ है लास्ट टाइम एग्जीक्यूटिव में। Start. ये तो जस्ट मैंने अभी 2 दिन अपन ने जो भी किया उसका रिवीजन दिया है। आप लोग जब लेक्चर्स वापस देखोगे ना तो यू विल गेट टू नो बेटर, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ दैट। जस्ट एन ओवरव्यू जिससे हम आगे कंटिन्यू कर सकें। Not downloaded. ओके, लेट इट बी, इट इज टेकिंग वे टू मच टाइम। स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या क्या फ्रॉड से दिक्कत हो सकती है, वही दिक्कत को रिड्यूस करने के लिए हम फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले फ्रॉड से क्या क्या हो सकता है? हाँ, एक तो आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस होने से भी पहले अपना रेप्यूटेशन का लॉस होता है। तो पहला पॉइंट है, बेनिफिट है कि क्यों ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन डैमेज हो सकती है फ्रॉड की वजह से। तो अपने को ना जब बार बार मल्टीपल रीड करेंगे तो जस्ट एक पॉइंट अंडरलाइन करो, रेप्यूटेशन इज डैमेज्ड, बस इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम आप जब रीड करोगे उतना ही देखोगे। ये फर्स्ट पॉइंट इधर बोला गया है। सेकेंड, आपकी रेप्यूटेशन डैमेज होगी तो होगी, लेकिन पब्लिक का परसेप्शन भी आपके प्रति चेंज हो जाएगा। दैट इज डैमेज पब्लिक परसेप्शन। अब
पब्लिक परसेप्शन चेंज हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ऑल दिस रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग द लॉयलिटी। तो पब्लिक का परसेप्शन चेंज हुआ तो पब्लिक आपकी जो लॉयल पब्लिक है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इग्नाइट की तरफ से अगर आपको फेक कॉल्स आ रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमारा सिस्टम हैक हो गया, हमारे नंबर से आपको फेक कॉल आ रहे हैं फ़ी पेमेंट के रिलेटेड, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, उसके बाद और हम बोल रहे हैं कि हमें तो मिला ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा कि नो डाउट फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे योर माइंड वुड बी लाइक इनका सिस्टम ही इतना डिसरप्ट है कि इनका सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे साथ तो गलत हो गया ना वैसा। तो पहला क्या है, रेप्यूटेशन में डैमेज। सेकेंड वुड बी लॉयलिटी या फिर हाँ आपकी लॉयलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज कस्टमर्स आप पे डिस्ट्रस्ट करेंगे, ये थर्ड हो गया। फोर्थ आता है कस्टमर्स दैट लूज फेथ इन द कंपनी कैन इवेंचुअली क्विट देयर बिजनेस विद इट। फोर्थ है आपका बिजनेस लॉस हो सकता है, क्विट द बिजनेस। एंड फिफ्थ इधर बोला गया है लॉसिंग द प्रोस्पेक्टिव न्यू कस्टमर। फोर्थ पॉइंट इज कि जो करंट कस्टमर है वो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज कि जो न्यू कस्टमर्स हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये 5 इंडिविजुअल पॉइंट्स हो जाते हैं रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ या फिर नीड ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अब इसका प्रोसेस भी सेम है जो कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस था। प्रोसेस में सबसे पहले आप फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई के बाद असेस करोगे, असेस के बाद रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, इसका यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ द रिस्क आ जाएगा। फिर आया मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द रिस्क और लास्ट है रिपोर्टिंग द रिस्क। तो इवन आप रिस्क मैनेजमेंट के भी स्टेप्स लिखोगे ना इधर, दैट वुड वर्क कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में आप प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स लिख रहे हो दैट इज फाइन। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग रिस्क में यही बोला गया है कि कंपनी को सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि कौन से एरिया के रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री काफ़ी सारे लोग हैंडल कर रहे हैं तो उधर इन्वेंट्री के रिलेटेड स्टाफ फ्रॉड कर सकता है, तो आपको पहले एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें आप आइडेंटिफाइंग द रिस्क। फिर आता है असेसिंग द रिस्क। असेसिंग में हम रूट कॉज और इम्पैक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट सेकेंड लाइन अंडरलाइन करना, द रूट कॉज आपको फाइंड आउट करना है और लास्ट लाइन में इम्पैक्ट। तो ये पॉइंट्स आप शुरू से EST में हैबिट डालना कि कीवर्ड्स आप लिखते रहो। फिर बोला गया है रिस्पॉन्डिंग द रिस्क। रिस्पॉन्डिंग द रिस्क मतलब रिस्क हैंडलिंग के प्लान बनाओ, मिटिगेशन के प्लान्स बनाओ एंड सो ऑन। फिर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, बार बार अपने सिस्टम या प्रोसेस में चेक करते रहो कि वैसा और कोई रिस्क तो नहीं आया, दैट इज मॉनिटरिंग। एंड लास्ट बोला गया रिपोर्टिंग। अपने को पता होना चाहिए कि जैसे ही रिस्क अराइज हुआ है फ्रॉड के रिलेटेड, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करें या सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, कौन सी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, तो दैट इज द हायरार्की। ये पहला वाला पॉइंट क्या, अपने को अलग अलग टाइप के रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है। इस चैप्टर में ऐसा है कि सबसे पहले अपन ने देखा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड इज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे ही काफ़ी और सारे रिस्क है, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजर, कि कंपनीज एक्ट और LODR के अकॉर्डिंग एक रिस्क मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। तो इट माइट बी अ इंडिविजुअल क्वेश्चन। ये जो अपना चैप्टर है ना रिस्क मैनेजमेंट, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाए तब हम सारे पास्ट एग्जाम के 2-3 पेपर्स देख लेंगे जिससे अपने को पैटर्न पता चल जाएगा। तो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इज दिस क्वेश्चन कि रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सेक्शन 134 इज अबाउट व्हाट? 135 CSR है, 134 इज बोर्ड रिपोर्ट। भाई कैसे भूल गए तुम लोग बोर्ड रिपोर्ट वाला सेक्शन। ओके, सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज N, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाए। आज 2 टर्म्स होते हैं, पॉलिसी और प्लान। आर द सेम और डिफरेंट? क्या डिफरेंस है? पॉलिसी में प्लान के बार-बार सेट होता है पॉलिसी। हाँ, स्टेप्स लिखे होंगे पॉलिसी। पॉलिसी मतलब कंफर्म्ड है कि ये यही चीज follow follow करना करना है। पड़ेगा। ओके, और प्लान इज एग्जीक्यूशन से पहले जो करते हैं। ओके, मोर और लेस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पॉलिसी, अच्छा फर्स्ट क्या होता है, पॉलिसी या प्लान? पहले प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद पॉलिसीज बनेंगी।
Are you sure? जरूरी नहीं है, पॉलिसी पहले हो सकती है कि हमें इस हिसाब से प्लानिंग करनी है। सी पॉलिसी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। पॉलिसी का मतलब होता है कि एक ओवरव्यू, आप एक बेसिक वे में मोर और लेस अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले पॉलिसी इज लाइक व्हाट, हम क्या चाहते हैं, एंड प्लान इज लाइक उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, हाउ। तो पॉलिसी और प्लान में जो डिफरेंस है, पॉलिसी और प्लान, पॉलिसी में आप ये बताते हो दैट व्हाट इज द इशू, हमें क्या सॉल्व करना है, और प्लान में आप कैसे सॉल्व करोगे। ये होता है प्रोसीजरल, जिसमें आप, जैसे आपने बोला, स्टेप्स बताए गए हैं डिटेल्ड वे में, मोर डिटेल्ड वे में स्टेप्स बताए गए हैं। ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे कभी भी। डिटेल्ड स्टेप्स, और ये होता है ओवरव्यू। ओके, पॉलिसी सबसे पहले सेक्शन और सबसेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 134, हाँ, सबसेक्शन 3 क्लॉज एन। ओके, तो ये तो अपने को पता है ना, सेक्शन सबसेक्शन, फिर क्या आता है, क्लॉज सब क्लॉजेस। ओके, इसमें बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या बनाए, पॉलिसी बनाए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। अब नेक्स्ट बोला गया है, भैया जब कंपनीज एक्ट ने बोला है तो एलओडीआर चुप थोड़े ना रहेगा, तो नेक्स्ट आती है एलओडीआर की बारी। एलओडीआर ने बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाए, कि उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करना, स्टेप बाय स्टेप बाइफर्गेशन करना। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। अब ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गए, फिर पॉलिसी में क्या क्या आएगा वो बताया हुआ है थर्ड पॉइंट में, कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में आपको क्या क्या डालना है। कंपनी की रिस्क प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क आ सकते हैं, हमारी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, वो सब कुछ आपको एक ओवरव्यू दे देना है पॉलिसी में। रिस्क प्रोफाइल, और क्लियरली आपको रिस्क मैनेजमेंट के सारे एलिमेंट्स बता देने हैं कि प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, असेसमेंट, एनालिसिस, क्या क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट में। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि जो पॉलिसी है उसमें आपको अलग अलग लोगों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब कर देनी है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरव्यू करना, ऑडिट कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली चेक करना। फिर नेक्स्ट आता है एनआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आगे जो भी रेम्यूनरेशन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट को, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पॉलिसी में डीमार्केट कर दोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और ऑडिट कमेटी की। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में बोला गया है कि आपको ना चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना है। CRO सुना हुआ है, ओके, CFO तो सुना हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो वैसे ही एक पोजीशन होती है रिस्क के रिलेटेड, जो कि कंपनीज अपॉइंट करती हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। इनके सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी CRO हो सकता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडेंस मिला होता है, तभी दैट पर्सन कैन बी CRO। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क के रिलेटेड एक हेड को अपॉइंट करें, दैट इज चीफ रिस्क ऑफिसर। अब अगर रिस्क ऑफिसर है तो उसको सपोर्ट स्टाफ की भी ज़रूरत होगी, तो कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ सपोर्ट स्टाफ या फिर रिस्क टीम बना के दे। अनदर पॉइंट आता है कि सभी LODR में अपने को एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ती है या नहीं, कौन सा रेगुलेशन, ओके, बोल लो, 17(8) से ही तो स्टार्ट है ना। 17 किसका है, ऑडिट। 18 किसका है, NRC। 19 किसका है, 17 श्योरली ऑडिट है या नहीं है, हाँ फर्स्ट ऑडिट है, NRC है, SRC है, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो ऑडिट वाला 18 है, 18, 19, 20 एंड 21। तो जो लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है दैट इज इन रेगुलेशन नंबर 21। तो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपने को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है एज पर LODR। तो 3 रेगुलेशन है इधर, 3 सेक्शंस हैं, सेक्शंस और रेगुलेशन मिला के। सेक्शन 134, आगे क्या था, 3 और N। इसमें क्या बोला गया है कि अपने को रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना, पॉलिसी या प्लान, पॉलिसी, ओके। फिर नेक्स्ट बोला गया है LODR में कि आपको क्या बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान।
ओके फिर एक और आता है रेगुलेशन नंबर 21 ऑफ व्हाट LODR कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनानी है। उसके साथ साथ एडिशनल पॉइंट क्या है कि अपने को एक CRO अपॉइंट करना है और उसके साथ साथ एक रिस्क टीम होनी चाहिए जो कि CRO को असिस्ट करे। और कोई पॉइंट्स हैं? फिर था रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या आएगा, उसके रिलेटेड 2 पॉइंट्स बोले गए थे। सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिमार्केट करनी है किसकी, बोर्ड की, और दूसरा क्या था ऑडिट कमेटी की। उसके साथ साथ और क्या आएगा, आपका रिस्क के रिलेटेड टॉलरेंस या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल, ये सब कुछ आपको डिटेल में बता देना है। तो आपने अगर इतने पॉइंट्स लिख लिए ना तो आपको फुल तो मिलना ही नहीं है, वो तो उम्मीद ही मत करना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट यू वुड गेट 4। ओके, ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है दैट इज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन रिस्क मैनेजमेंट। ये पूरा चैप्टर एंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट आता है रेप्यूटेशन रिस्क। अभी हमने कौन सा रिस्क देखा था, फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड रिस्क फिनिश होने के बाद दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज रेप्यूटेशन रिस्क। रेप्यूटेशन रिस्क का क्लासिक एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ऐसे लास्ट टू लास्ट ईयर अडानी के केस में हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई थी और तुरंत शेयर के प्राइस क्रैश हो गए थे। इवन दो रिपोर्ट वॉज जस्ट अबाउट फाइंडिंग, उसमें ट्रूथ था या नहीं था वो तो अपने को पता भी नहीं था। वो बाद में एलिगेशंस वर फेक एंड फॉल्स, बट जैसे ही एलिगेशंस लगे आपकी रेप्यूटेशन को हैम्पर हो गया और तुरंत का तुरंत आपके शेयर प्राइस गिर गए। सेम हुआ था इधर यस बैंक के साथ। यस बैंक के जो भी क्राइसिस हुए थे, यस बैंक की सबसे पहले आपको रेप्यूटेशन रिस्क इज व्हाट काइंड, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? इनिशियली नॉन फाइनेंशियल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके जब शेयर प्राइस गिरते हैं या जब सेल्स आपकी गिरती है तो नॉन फाइनेंशियल कन्वर्ट हो जाता है फाइनेंशियल में। एक टाइम पे यस बैंक कितने का था, 400 तक पहुंच गया था। आज रेट्स क्या है उसकी, 20 समवेयर, और उसका लोएस्ट था, ऑल टाइम लोएस्ट दैट वाज 5 रुपीज़ के अराउंड चला गया था। तो यस बैंक वाज इंडियाज 4th लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी। ऐसा क्या ही हो गया कि वो तुरंत की तुरंत इतनी गिर गई? तो सबसे पहले उन्होंने नॉन कंप्लायंस की, दैट वाज अनदर थिंग। लेकिन जैसे ही RBI मिडिल में आई बैंक को रेस्क्यू करने के लिए, वैसे ही तुरंत का तुरंत रेप्यूटेशन डैमेज हुई कि RBI को आना पड़ रहा है आज एक बैंक को रेस्क्यू करने के लिए। ऐसा क्या ही कर दिया है नॉन कंप्लायंस बैंक ने। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्क आपको होता है अगर कभी भी नॉन कंप्लायंस करते हो और पब्लिक को पता चल जाता है, दैट इज रेप्यूटेशन रिस्क। और ये आपके लिए उतना ही हार्मफुल है जितना कि और कोई रिस्क हार्मफुल है। सबसे पहले रेप्यूटेशन रिस्क इज द रिस्क दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, काउंटर पार्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बैंक के रिलेटेड कि अगर बैंक को रेप्यूटेशन रिस्क है तो बैंक न्यू कस्टमर्स नहीं बना सकता, ओल्ड कस्टमर्स अपने डिपॉजिट्स निकाल देते हैं एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट वही बोला गया है सेकेंड पॉइंट में कि तुरंत का तुरंत फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, बट लेटर स्टेज पे इट हैज फाइनेंशियल इम्पैक्ट। फिर बोला गया अगर रेप्यूटेशन रिस्क है तो अपने को डैमेज कौन कौन सी चीज़ों का हो सकता है। अपनी ब्रांड वैल्यू गिर सकती है, शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं। कुछ अंडरलाइन करना सीधा, पहला ब्रांड वैल्यू, फिर शेयर वैल्यूज। फिर बोला गया है कि आप कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप रूइन हो जाएगी। जैसे कि जैसे अडानी के रिलेटेड हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई, काफ़ी सारे US के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और कीनिया के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उन्होंने बोला एलिगेशन तो प्रूफ होंगे तो होंगे, वो तो बात की बात है, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही विदड्रॉ कर रहे हैं। तो दैट इज आपके कस्टमर्स का लॉस हो जाता है। फिर बोला गया रेगुलेटरी रिलेशनशिप ऑल्सो डैमेजेस। अब अडानी के रिलेटेड अगर ये रिपोर्ट आई है तो क्या सेबी अब अडानी कुछ भी कहेगा तो तुरंत बिलीव करेगा या नहीं? नहीं। और आज अगर टाटा या रिलायंस का कोई भी स्टेटमेंट होता है तो सेबी कैन रिलाई ऑन इट, क्योंकि उन्होंने इतनी साल से रेप्यूटेशन बनाई है। तो एक बार रेप्यूटेशन टार्निश हो जाती है तो मार्केट में आपकी इमेज भी नहीं रहती और रेगुलेटर्स भी आपको शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं आपने क्या ही कर दिया है। एंड लास्ट बोला गया है दैट इज रिक्रूटमेंट। और आप नए स्टाफ को अगर लेके भी आना चाहते हो तो भी वो रिक्रूटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। फिर बोला गया रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट आप कब कब कर सकते हो। तो पहले बोला है जब आप पॉलिसी बना रहे हो तभी रेप्यूटेशन के रिलेटेड रिस्क के पॉइंट्स रख दो। सेकंड बोला गया है आप रेप्यूटेशन रिस्क कैसे कर सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल दो कि टाइम टू टाइम पॉलिसी को रिव्यू करें, ओवरसाइट करें। थर्ड इज
आप अपने कस्टमर्स के साथ बेटर कम्युनिकेट करो। आज रिलायंस है, अपने को वनतारा या फिर ऑर्किड फार्मिंग के बारे में कैसे पता है? वो लोग खुद आके कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम CSR कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बोल रहे हैं हम क्रूअलिटी फ्री हैं, हम वीगन हैं, तो दे आर कम्युनिकेटिंग। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो सामने वाले कस्टमर के माइंड में भी बेटर इंप्रेशन पड़ता है कि ठीक है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप रिस्क ऐसे टैकल कर सकते हो। फिर बोला गया है आप गुड गवर्नेंस को प्रमोट करो, प्रॉपर इंटरैक्शन रखो स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनल चेक रखो कि एक पर्सन का काम कोई दूसरा पर्सन चेक कर रहा है, तो अगर फ्रॉड ही नहीं होगा या कोई नॉन कंप्लायंस ही नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे रिस्क आने के भी चांसेस कम है। नेक्स्ट बोला गया है कल्चर अलाइनमेंट। ओके, रेप्यूटेशन रिस्क, अपने 2 रिस्क पढ़ लिए, एक तो हो गया फ्रॉड रिस्क, नेक्स्ट हो गया रेप्यूटेशन रिस्क। ओके, आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की इधर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, आई वांट यू टू राइट इट डाउन। मैं डिक्टेट कर रही हूँ। ओके, कल्चरल अलाइनमेंट इज, हाँ कल्चरल अलाइनमेंट इज लाइक, हाँ कल्चर के रिलेटेड। सपोज अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया में बीफ बेचता है तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, बीफ क्या होता है? नहीं, बीफ इज लाइक गोट का मीट। नहीं सॉरी, माय बैड, गोट नहीं, काऊ। हाँ, काऊ का मीट। ओके, तो काऊ का मीट वो बेच रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम काऊ को वर्शिप करते हैं। अब लेकिन ये फॉरेन में बहुत अच्छे से बिकता है, देयर इज हाई डिमांड। तो आप जिस कंट्री में या जिस लोकेलिटी में काम कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे कि ऐसा है कि उनके कल्चर को आप रिस्पेक्ट करते हुए काम करो। तो बेटर है कि आप कल्चर अलाइन करो, मतलब मर्ज करके उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते हुए काम करो। अगर वो लोग इधर ये बीफ बेचते तो उनकी रेप्यूटेशन को तो टार्निश होता ही, उनकी रेप्यूटेशन गिर जाती। तो आप अपने कस्टमर्स की वैल्यूज और एथिक्स के भी बारे में सोचो और उनको देखो। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल। ओके, इंटरनल कंट्रोल मैं ओरली डिक्टेट कर दूं तो चलेगा डेफिनेशन? ओके, it is the process established by an organization to ensure, इसके बाद 3 इंडिविजुअल सब पॉइंट्स है इसके रिलेटेड ही। पहला, रियलाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रियलाइबिलिटी of financial reporting, next compliance with law, next improving operational efficiency, operational efficiency. क्या Why aren't you writing? भाई साहब तुम लोग क्या करते हो? ओके, स्टार्टिंग से मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर, 3 चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, रियलाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद लॉ एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट इंक्लूड्स सिस्टम एंड प्रोसीजर टू मैनेज identified risk and to make risk management more effective. ओके,
ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है जो अपने कंटेंट में नहीं है, ना ही मॉड्यूल में स्टार्टिंग में दी गई है। पहले अगर आप कोई चीज़ समझा रहे हो तो उसकी डेफिनेशन तो बतानी चाहिए। ओके, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा और बार बार रिपीटेड वर्ड होगा। ओके, ऑडिट के टाइम पे ना जो रिलायबल रिपोर्ट आती है ना बाहर, वो इंटरनल और ये कंट्रोल से बेटर आती है, बिकॉज वहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज सारी एट दैट पॉइंट सेम पॉइंट ऑफ टाइम चेक होती है और वहाँ पे एंट्रीज आती है। ओके, तो ऑडिट के टाइम रिपोर्ट बेटर आती है इंटरनल कंट्रोल से। तो वही तो पूछूं, इंटरनल कंट्रोल है क्या? हाँ, करेक्ट। फ्रॉड इनिशियल स्टेज में हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इंटरनल कंट्रोल इज कि आप इंटरनली ही एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन्स चेक हो रहे हैं। और ये जो सिस्टम और प्रोसीजर बना रहे हो, 3 चीज़ों को करने के लिए बना रहे हो। पहला कि अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बने एट द एंड ऑफ द डे वो रियलाइबल हो सके, ट्रू फेयर हो सके, इसीलिए अपन ने सिस्टम बनाया है। सेकेंड, हम ये चाहते हैं कि हम लॉ को कंप्लाई करें टाइम टू टाइम, उसके लिए प्रॉपर चेक हमने रखा हुआ है। एंड थर्ड इज व्हाट? हाँ, कि हमारा जो काम है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ सके, उसी के लिए हमने चेक रखा हुआ है। तो ऐसा सिस्टम या प्रोसीजर बनाना जो इन सारी चीज़ों को आगे कोऑपरेट कर सके या इन सारी चीज़ों में आगे हेल्प कर सके, दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फिर उसको हैंडल करने का काम या पॉलिसी या आपको प्रोसीजर बनाने का काम कि पता तो चल गया, अब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको हैंडल करें या टैकल करें, वो इंटरनल कंट्रोल का काम हो जाता है। तो पहला अपना स्टेप है कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर आता है इंटरनल कंट्रोल कि आइडेंटिफाइड रिस्क हमारे सिस्टम में हम उसको टैकल कैसे करें, हाउ, प्रोसीजरल पार्ट होता है कंट्रोल। अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं कंटेंट के। इंटरनल कंट्रोल स्मूथ ऑपरेशन के लिए एसेंशियल है एज सेड। सेकेंड पॉइंट है कि कंट्रोल खाली एक बर्डन की तरह अपने को नहीं देखना चाहिए कि ठीक है यार इतनी मगजमारी है, ये सिस्टम के इतने प्रोसेस है, ये काम इसके थ्रू चेक हो रहा है, फिर इसके थ्रू चेक हो रहा है, बेटर है कि एक बार ही ट्रांजैक्शन क्लियर कर ले। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अपने को अगर लेंदी लग भी रहा है तो एज अ बर्डन मत देखो, उससे आप रिस्क को कितना रिड्यूस कर सकते हो वो पॉसिबिलिटी देखो। तो इट शुड नॉट बी लुक्ड एज अ बर्डन बट अ टूल फॉर मैक्सिमाइजिंग बिजनेस प्रोस्पेक्ट एंड मिनिमाइजिंग द पॉसिबल लॉस। फिर नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इधर आपको रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल के रिलेटेड डिफरेंस पता चलेगा। सबसे पहले बोला है कि हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो और इंटरनल कंट्रोल हो जो कि उस रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर सके। सेकेंड है कि अगर सब्सिडरी है तो वहाँ पे पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू मेक श्योर कि सब्सिडरी ढंग से काम कर रही है, कि उनके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। थर्ड बोला गया है कि रिस्क मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पे होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, और इंटरनल कंट्रोल का कहाँ पे फोकस है, जब रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको प्रॉपर वे में इनकलकेट करना। अपने को रिस्क पता है तो कैन रिस्क भी पॉजिटिव और नेगेटिव? रिस्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे अगर अपने को पता है सपोज कोविड आया था तो कोविड जो ऑनलाइन कैमरा ओके, अगर आप कैमरा फ्रेंडली टीचर हो उस टाइम पे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेगा कि ठीक है अपने को सूरत को नहीं ऑनलाइन इंडिया जितना प्लेटफॉर्म मिल जाएगा टैकल करने के लिए। लेकिन अगर आप कैमरा फ्रेंडली नहीं थे तो आपके लिए वो क्या था, थ्रेट था। तो अपने रिस्क से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, कौन से टाइप का रिस्क है। लेकिन उसका एडवांटेज लेने के लिए जो सिस्टम या प्रोसीजर है वो कौन देता है, इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि डिसीजन ले सके हर लेवल पे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स काइंड ऑफ रिपीटेड ही है। फिर बोला गया है कि कंपनी को ना रिस्क रजिस्टर बनाना चाहिए। रिस्क रजिस्टर बनाने से उनको पता चलेगा कौन से टाइप का रिस्क है, क्या क्या मिटिगेशन मेजर है। नीचे जो सैम्पल या टेम्पलेट दिया गया है दैट इज ऑफ रिस्क रजिस्टर। पहला कॉलम इज ऑफ सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम इज ऑफ रिस्क का एरिया। अब बिजनेस में अलग अलग रिस्क हो सकते हैं। इधर बोला गया है पहले तो आपका फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, बिजनेस के रिलेटेड रिस्क, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड
इमीडिएट रिस्क एक्सेट्रा। अब सपोज ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग अभी बंद हो जाए तो अपने को कौन सा रिस्क है? टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्निकल रिस्क कि ठीक है टेक्नोलॉजी में दिक्कत आई, ये हो गया रिस्क एरिया। फिर की रिस्क, अगर मोबाइल बंद हो गया तो बाई चांस बैटरी खत्म हो गई थी या इसका स्टोरेज खत्म हो गया था, तो रिस्क एरिया मतलब उस रिस्क के अंदर कौन सा पॉइंट है जो आपको अफेक्ट कर रहा है। तो इधर रिस्क एरिया में हम क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजी फेलियर या फिर बैटरी स्टोरेज में लैग हो रहा है। फिर उसके बाद आता है रूट कॉज। रूट कॉज क्या था कि मैंने स्टोरेज क्लीन नहीं की थी या फिर मुझे बैटरी चेंज करनी थी, वो मैंने चेंज नहीं की। फिर उसको मिटिगेट कैसे कर सकती हूँ कि हर लेक्चर में आने से पहले एक बार कैमरा की स्टोरेज चेक कर लूँ। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा रजिस्टर। पहला क्या है? सीरियल नंबर, फिर रिस्क का एरिया, फिर क्या? की रिस्क की उस एरिया के अंदर भी अलग अलग रिस्क हो सकते हैं, मुझे कौन से रिस्क से दिक्कत है, और फिर आता है वो रिस्क हो क्यों रहा है, और लास्ट इज व्हाट, आप उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हो। एंड फॉर टुडे वी आर गुड टू गो।